तो बच्चे, इस वीडियो में छोटी सी एक डिफरेंस है, छोटा सा एक डिफरेंस है, उसकी हम बात करेंगे। ये डिफरेंस जो है बेटा वो हमारा है, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर है। और आपके टीचरों ने बताया भी होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या कई कई बार आ चुका है ये कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ऑलरेडी काफी पहले ही ये वीडियो बना चुका था, शायद 1 साल पहले बनाई हो मैंने, या फिर काफी टाइम पहले बना दी थी, मुझे इतना याद है। बट हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और आज मैं इसको बना देता हूं आपके लिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बेटा हिंदी में स्पष्ट लागत कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? स्पष्ट लागतें कहते हैं। जबकि जो दूसरी हमारी है निहित लागत, जिसको अस्पष्ट भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? अस्पष्ट लागतें। लिख लो, ऊपर ही लिख लो, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना। इसको अस्पष्ट लागतें भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो स्पष्ट लागतें क्या होती है और अस्पष्ट लागतें क्या होती है, ऐसे आ सकता है। या स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं और निहित लागत किसे कहते हैं, ऐसे आ सकता है। इसको अंतर्निहित या समथिंग कुछ भी बोलते हैं, अंतर्निहित भी बोलते हैं। तो अभी तो आप दो नाम याद रख लो खाली, स्पष्ट लागत और निहित लागत, जिसको अस्पष्ट लागत भी कहते हैं। होता क्या है? पहला पॉइंट हमारा अभिप्राय है। अगर हम बात करें तो स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है, यानी ये वो कैश पेमेंट है, नकद भुगतान है, जो आगत मतलब कच्चा माल की खरीद के लिए फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को किया जाता है, यानी बाहर के व्यक्तियों को किया जाता है। तो उसने बोला स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है, यानी वो पैसा है जो आगतों की खरीद के लिए, यानी जो कच्चा माल मैं खरीदता हूं मार्केट से, तो अपनी जेब से मैं दूसरों को दे रहा हूं, उसकी बात कर रहा है। तो खरीद के लिए फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को जो दिया जाता है उसे क्या बोला? स्पष्ट लागत बोला। जबकि निहित लागत जो होता है वो स्वस्वामित्व, यानी खुद का स्वामित्व, ठीक है, स्वस्वामित्व या स्वनियोजित संसाधनों की आरोपित या अनुमानित लागतें हैं। जैसे मान के चलो, यहाँ पे बोलना क्या चाहता है, जैसे मान लो ये मकान मेरा है और मैं दिखा रहा हूं कि मैं इस मकान पे खुद से, मतलब ये मान लो कि ये मकान मेरा है और मैं इस पे मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये ट्यूशन क्लासेस के तरफ से अपने आप को, यानी मैं खुद अपने आप को क्या दे रहा हूँ? रेंट दे रहा हूं। क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल होता होगा? ऐसा एक्चुअल में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, कि मैं एक्चुअल में कैश पेमेंट कर रहा हूं अपने आप को। हाँ, इसका अकाउंटिंग हो रही है, इसको दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल पे नहीं हो रहा। यानी मैं अपने बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाया और मैं खुद अपने बिजनेस से अपने आप को इंटरेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा जो अपने आप के लिए हो, इस टाइप की जो लागत है बेटा वो निहित लागत होती है। जैसे मैंने दोबारा बोला, बिजनेस में मैंने मान लो 5 लाख लगाए और मैं बिजनेस से बोल रहा हूं, अपने बिजनेस से बोल रहा हूं, मुझे ना साल का 5 लाख का 10% यानी 50,000 रुपए मिल जाना चाहिए। तो मैं अपने मतलब बिजनेस से, मतलब अपने आप से पैसे निकालो और अपनी दूसरी जेब में डालो। इस टाइप का कॉन्सेप्ट ये वाला है। क्लियर हो गया? तो उसने बोला ये स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान होती है जो आगतों की खरीद के लिए, कच्चे माल की खरीद के लिए फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्तियों को किया जाता है, जबकि इसमें खुद को किया जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है निहित लागतें स्वस्वामित्व तथा स्वनियोजित संसाधनों की आरोपित बोलो या अनुमानित लागतें हैं। आगे स्पष्ट लागत जो होता है बाजार से खरीदे गए आगत यानी कच्चे माल की अवसर लागत है। तो ये किससे खरीदे गए? बाजार से खरीदे गए आगत यानी कच्चे माल की अवसर लागत है। जबकि निहित लागत जो होती है वो स्वस्वामित्व आगतों, यानी जो खुद को ही एज अ मतलब लगा लो कि लेबर की तरह यूज कर लिया अपने बिजनेस में, उस टाइप का है का प्रयोग करने की अवसर लागत, यानी स्वयं मतलब खुद, ठीक है, स्वयं अपने आप को, मैंने मान लो अपने बिजनेस में मैं खुद ही मैं झाड़ू पोछा मार लेता हूँ, फिर अपने आप को दिखा कर मैं अपने आप को क्या पैसे पे करता हूँ। यार ये थोड़ा अटपटा कॉन्सेप्ट है, बट ये यही निहित लागत है, ठीक है। तो उसने बोला निहित लागत स्वस्वामित्व आगतों को प्रयोग करने की अवसर लागत है, स्वस्वामित्व को। क्लियर है? क्या ये अक्षरों में देखने को मिलता है? लाइफ में बिल्कुल देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है, और ये सही भी है एक तरीके से, ठीक है, देखा जाए तो। आगे व्यय की अगर हम बात करें तो ऐसे सभी व्यय यानी ऐसे सभी खर्चे जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा, यानी जो प्रोडक्शन कर रहा है यानी फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है, यानी ये वो व्यय होता है जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को करना होता है। वो कौन सा होता है व्यय? जो कि हमने पहले में पढ़ लिया था कि बाहरी व्यक्तियों को ये किया जाता है। जबकि ये व्यय वो होता है जो उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से, यानी जिनका उत्पादक को, यानी जो प्रोडक्शन कर रहा है, यानी जो आपका
फर्म है उसको प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता, यानी इसका किसी डायरेक्टली मतलब सामने सामने को दिख रहा भुगतान करते हुए, ऐसा कोई देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नकद भुगतान, तो इनका नकद भुगतान होता है जबकि इनका नकद भुगतान नहीं होता है। बेटे चारों पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बट प्लीज सुन लो, आराम से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या बोला, स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान है जो आगतों यानी कच्चे माल की खरीद के लिए फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को किया जाता है, जबकि निहित लागतें स्व स्वामित्व या स्वनियोजित संसाधनों की अनुमानित लागतें होती है। स्पष्ट लागत बाजार से खरीदे गए कच्चे माल की अवसर लागत होती है। निहित लागत स्व स्वामित्व आगतों का प्रयोग करने की अवसर लागत होती है, अपने आप को बिजनेस में यूज करना, अपने पैसे को बिजनेस में यूज करना, इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को किया जाता है वो स्पष्ट लागत होती है। ऐसे व्यय जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता दूसरों को, वो निहित लागतें होती है। ठीक है, तो इसको उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता, मतलब खुद को भी नहीं करता प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो। आगे नकद भुगतान की अगर हम बात करें तो स्पष्ट लागतों का नकद भुगतान होता है, इसमें नकद भुगतान की बात नहीं होगी। ठीक है, नकद भुगतान की बात नहीं होगी। उदाहरण, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान, यानी अगर आपने श्रमिकों को मजदूरी दी, वेजेस दी, या जो भी आप सैलरी वैलरी दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, तो आप दूसरे को दे रहे हो। जैसे मान लो मेरे अंडर 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो मैं उन चारों को अगर पैसे दे रहा हूं तो वो इसके अंदर आएगा क्योंकि मैं दूसरों को दे रहा हूं। क्लियर। बिजली का बिल का भुगतान भाई बाहर ही किया जाएगा, तो ये दूसरों को हो रहा है। कच्चे माल को खरीदने के लिए किया गया भुगतान, ये भी बाहर किसी दूसरे बंदे को किया जाता है। जबकि यहाँ पे उद्यमी अपनी इमारत का, यानी खुद की मेरी इमारत है और उसका मैं किराया लगा रहा हूं, ठीक है, मैं अपने आप को किराया देता हूं उसका, तो ये थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया। अनुमानित किराया, उद्यमी की अपनी पूंजी का अनुमानित ब्याज, यानी मैंने खुद इसमें मान लो यहाँ पे 5 लाख रुपए लगाए और मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को इंटरेस्ट देता हूं, अपने बिजनेस से अपने आप को इंटरेस्ट देता हूं, तो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किसी दूसरे को नहीं जा रहा। क्लियर है। बंद करने से पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वैसी वीडियो छोटी सी है, ठीक है ना, और अगर आप सुन लोगे अच्छे से तो बेटा वीडियो में याद हो जाएगा ये। क्लियर है। ध्यान से सुनना, लास्ट बार वीडियो क्लोज करने से पहले प्लीज ध्यान से सुन लेना। स्पष्ट लागतें वे नकद भुगतान होती हैं जो कच्चे माल को खरीदने के लिए फर्मों द्वारा बाहरी व्यक्तियों को किया जाता है। निहित लागत स्व स्वामित्व तथा स्वनियोजित संसाधनों की अनुमानित लागतें होती है। स्पष्ट लागत बाजार से खरीदे गए कच्चे माल की अवसर लागत है, जबकि ये निहित लागत स्व स्वामित्व आगतों को प्रयोग करने की अवसर लागत है। ऐसे सभी व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा उत्पादन क्रिया के दौरान दूसरों को किया जाता है वो ये होता है स्पष्ट। वे व्यय जिनका उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करना होता है वो आगे निहित। नकद भुगतान, स्पष्ट लागतों का नकद भुगतान होता है, इनका नकद भुगतान नहीं होता है। उदाहरण, श्रमिकों को मैंने भुगतान किया, बिजली का बिल पे किया, पानी का बिल पे किया, कच्चा माल खरीदने के लिए भुगतान किया, वो सब यहाँ पे आएगा। जबकि यहाँ पे उद्यमी की अपनी इमारत का अनुमानित, यहाँ पे अनुमानित बढ़ा रहे हैं, अनुमानित किराया, उद्यमी की अपनी पूंजी पर अनुमानित ब्याज, तो उसकी बात करता है। क्लियर हो गया ना। जहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो गारंटेड समझ में आ गया होगा। फटाफट से नोट डाउन कर लो, पेपर में जा सकता आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट तो बेटा आपका सही, मैंने आपको 5 दिए, आप 3 पॉइंट लिख करके आ जाना, काफी है। क्लियर है ना। और एग्जाम्पल जरूर लिखना बेटा, इसको एग्जाम्पल जरूर लिखना, और ये ध्यान में रखना कि ये वाला अनुमानित होता है, एस्टिमेटेड होता है, ये आपका एक्चुअल होता है बेटा। क्या होता है? एक्चुअल है। आपने पे किया तो एक्चुअल में दिखेगा, ये आपका अनुमानित यानी एस्टिमेटेड होता है। क्लियर है ना। फटाफट से नोट डाउन कर लो।